आज जो है वेस्ट बंगाल में प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं और तमिलनाडु में एक ही चरण में सारे के सारे सीटों के चुनाव हो रहे हैं। काफी समय बाद जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव में हिंसा जो हुआ करती थी उतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहते हैं ना कि पुरानी जो आदतें हैं बड़ी जल्दी नहीं जाती हैं और इसलिए मुर्शिदाबाद में काफी कुछ वो हुआ है, हिंसा जैसी घटनाएं हुई या जो उनके यहाँ चलता ही है। तो वो जो हुमायूं कबीर है उनकी पार्टी और टीएमसी की पार्टी के बीच झगड़ा हुआ और संभवतया उसकी रिपोर्ट भी जो है ईसीआई ने मांग ली है। एक्चुअली क्या है कि वेस्ट बंगाल में राजनीति जो है हिंसा का एक प्रमुख अंग रही है। अब मैं कांग्रेस की बात छोड़ देता हूं, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में चुनाव की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी, वो वैसे भी जीते थे। लेकिन जब कांग्रेस चले गई और जब कांग्रेस से इसने टेक ओवर किया सीपीएम ने, तो इस देश में अगर कोई इस देश को आतंक का वो बनाने का और ये जो उग्रवादी गतिविधियों का अगर किसी ने केंद्र बनाया है तो ये वामपंथी है। ये अपना पूरा का पूरा एजेंडा जो माओ वाला है वहां पर यहां पर लाए। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके कई हिस्से थे जिसमें से कि नक्सलवादी भी था। आप जानते होंगे कभी किसी जमाने में चारू मजूमदार, कानू सन्याल, ऐसे कई लोग थे। ये लोग जो है इन्होंने पूरे एक बेल्ट तैयार कर दी थी बंगाल और उसके आसपास के राज्यों में, जो इस तरह का दंगा करते थे। आज भी, क्योंकि अभी जो है 31 मार्च को एक डेडलाइन दी थी अमित शाह ने, इस जो माओवादी आंदोलन है, ये जो हिंसक आंदोलन है, प्रतिशतवादी आंदोलन है, इसको खत्म करने की। और इस बीच आपने देखा होगा करीबन 2-3 साल से बड़ी तेजी आई और ये जो हिंसा वाला आंदोलन था लगभग खत्म हो गया। कई वो मारे गए, माओवादी मारे गए और कई उन्हें सरेंडर कर दिया। तो ये वामपंथियों की एकमात्र देन है इस देश के। उसमें उनकी एक और देन भी है कि जब भारत जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया अगर कोई था तो बंगाल था, कलकत्ता था। और आज की डेट में जो है बंगाली भूल गए हैं कि वो क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है। बंगालियों ने पूरा भारत देखा ही नहीं। मतलब जो वहां रह रहे हैं, जो जिनके लिए सिर्फ राशन और 1000 रुपए ही सफिशिएंट है, उनके लिए दुनिया केवल 2 जून की रोटी और राशन तक, कुछ पैसे तक सीमित रह गई और कुछ नहीं। क्या डेवलपमेंट होता, दुनिया कहां से कहां चली गई, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका फायदा अगर किसी ने उठाया तो ममता बनर्जी है। उसने बिल्कुल वही का वही जो है, जो वो था मॉड्यूल था वामपंथियों का, वही उठा लिया, उसी का हाईजैक कर दिया। तो आज जो है काफी कुछ वो हुआ है। अभी तक 3 बजे तक जो है 80% के आसपास टर्न आउट हुआ है। अपने में काफी कुछ कहता है, क्योंकि इसके बाद 2 घंटे, ऑफिशियली 2 घंटे, उसके बाद भी कुछ टाइम तक चल सकता है। एक्चुअली क्या है कि इस समय ममता बनर्जी की हताशा सामने दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के सामने 3 चीजें खड़ी हो रही हैं। एक तो 3 क्या 4, एक तो यह है कि जो उसका प्रशासन था, जो एंटी हिंदू प्रशासन था, जो महिलाओं के खिलाफ प्रशासन था, जो एक तरफा इसका वो था मुस्लिम उसके प्रति, समुदाय के प्रति और एंटी हिंदू था। और दूसरा जो है, जो दूसरी बात जो थी, जो इन्होंने वाले विकसित जिस स्टेज पर ये चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने को, जिस स्टेज पर वामपंथी छोड़ गए थे, उसको इन्होंने और आगे बढ़ाया। तो वो भी उसका जो है एक वो उनके सामने ये वो था, सहारा था। और दूसरा एसआईआर और तीसरा चुनाव आयोग। एसआईआर ने करीबन 1 करोड़ के आसपास वोटर अलग कर दिए, जिसमें मरे हुए लोग थे जो यहां से चले गए थे, या वे लोग जिनके पास फर्जी वो थे मतदान पत्र, या जो बांग्लादेश से घुसपैठे थे और फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर के बैठे हुए थे। अंततः वो यहां से चले गए, खुद ही चले गए। बहुत से लोग खुद चले गए, वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सके। तो एक तो इसका मुख्य जो इनका जो होता था मुख्य वोट बैंक, जो उसे थोक के हिसाब से वोट डालते थे। और दूसरा जो चुनाव आयोग का जो पूरा तंत्र था, जो पहले इनके हाथ पर था, उसको चुनाव आयोग ने कील कांटे उसके जो कस दिए। अब वो चीज खत्म हो गई जो पहले हुआ करती थी। आप जब मर्जी आगे मोहर लगा दिया,
बटन दबा दिए, एक ही बटन को लगा रहे हैं। वही चुनाव आयोग के कर्मचारी, उसी सरकारी कर्मचारी जो चुपचाप रहते थे, पुलिस उनकी चुपचाप रहती थी, सहयोग करती थी, क्योंकि लगातार 3 बार वो जीत चुकी थी। और उसके अंदर जो है, ममता के अंदर जो है, ममता जैसी कोई चीज नहीं थी। और अगर कोई उसमें बाधा आए तो उसके खिलाफ वो पूरे प्रतिशोध जो है वो लेती थी। और जो उनके पक्षधर थे उनको बचाने का हर प्रयास करती थी। जैसे आपने आईपैक में देखा होगा यार, एक जो तब कलकत्ता के कमिश्नर थे, बाद में डीजीपी बन गए, अब उन्होंने शायद राज्यसभा में भेज दिया, वो जो इनके साथ पक्षपात करते। अभी जब ये इन्होंने उसमें अटैक किया था ईडी की टीम पर, तो उसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों साथ खड़े थे। और ममता ने जितना प्रयास किया कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के, उतनी बार उसके वो टाइट कर दिए गए, पेज टाइट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है कि यहां ये नहीं चाहता, ये प्रशासन नहीं चाहता, ममता नहीं चाहती कि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए हर बार उसको मात खानी पड़ेगी। और आज अब उसका चेहरा अब वाला नहीं रह गया, ममता का बिल्कुल हताश हो गई है। उसको लग रहा है कि जो है मेरी सत्ता गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि चली जाएगी, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब से जो इनका इकोसिस्टम, एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जहर वो उगल रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि फर्क तो पड़ा है। तो हो सकता है कि ये उसका अंतिम चुनाव हो, क्योंकि ऐसी पार्टियां फिर दोबारा उभर के नहीं आती, जैसे आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह कि ममता का समर्थक कौन है? केजरीवाल। तो आप ये सोच लीजिए कि ममता का क्या राज क्या रहा होगा कि केजरीवाल जैसे लोग उसके समर्थन में हैं। तो देखिएगा, अभी एक और भी है, एक अन्य चरण भी है। कितनी तारीख को है? 29 तारीख को है, और 4 मई को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। वैसे 29 के बाद ही जो एग्जिट पोल होता है वो भी बहुत कुछ संकेत देता है, लेकिन अल्टीमेटली बात तभी मानी जाएगी जब ये होगा। तो डीएमके में भी खतरा है, डीएमके की सत्ता के लिए भी खतरा है, लेकिन ममता के भी सत्ता के लिए खतरा है। ये जो दोनों सिटिंग वाले हैं, इनके लिए खतरा पैदा हो गया है। धन्यवाद। उम्मीद है कि ईसीआई अपने उसमें बहुत सफल रहेगी। सही चुनाव होंगे, भारत के मतदाता ही चुनाव कर रहे, वो वोट डाल रहे होंगे, वही सरकार को चुनेंगे। जो विदेशी है, जो घुसपैठिए है, उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।